जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें आपके सेटों में सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 20 क्वेश्चन है जो PYQ है, इसमें से आपके 15 प्लस सही होने चाहिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आपसे पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है किसी राज्य या देश के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाली व्यक्तियों की संख्या। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व राज्य जो है बिहार है, यहां पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम भी ध्यान रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछ लेता है। सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। आपसे पूछा कि भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह प्रक्रिया तब लागू होती है जब राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 56 जो दिया हुआ है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्य पीरियड है 1969 से 74 को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम DR गाडगिल के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस योजना का प्रारूप तैयार किया। इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। बाकी विकल्पों की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच इसका कार्य पीरियड रहा या PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्य पीरियड था 1961 से 66, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 DP धर योजना के नाम से जानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर SA दवे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेबी जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में एक अनियमित संस्था के रूप में की गई थी। उस समय इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर SA दवे। बाद में 1992 में इसे संवैधानिक या वैधानिक दर्जा दिया गया जब सेबी एक्ट 1992 लागू हुआ। सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में है। स्थापना वर्ष 1988 में। वैधानिक दर्जा मिला 30 जनवरी 1992 को। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष जो है तुहिन कांत पांडे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग SPSC की स्थापना से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। केंद्र स्तर पर एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। ये आयोग लोक सेवा में नियुक्तियां और पदोन्नतियां से संबंधित परामर्श संस्थाएं रहेंगी। अनुच्छेद 315 से 323 लोक सेवा आयोग
और से संबंधित प्रावधानों को दर्शाते हैं। यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। जो 6 वर्ष रहता है जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज होकर लोग गलत करके आते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है घेरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आपसे पूछा है कि घेरिया नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। घेरिया नृत्य गुजरात का एक पारंपरिक लोक नृत्य है या खासकर कच्छ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। गुजरात के अन्य प्रमुख नृत्य हैं जो है वो है गरबा, डांडिया, होली नृत्य, टिप्पणी नृत्य। और गुजरात की बात करें महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं लावड़ी, तमाशा, कोली। पंजाब की बात करें तो यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य है भांगड़ा और गिद्धा। हरियाणा की बात करें तो यहाँ फाग, धमाल, सैमी प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? आपसे पूछा कि डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। डीआरडीओ का मुख्य कार्य है देश के लिए अत्याधुनिक रक्षा तकनीक का विकास करना, मिसाइल, रडार, टैंक, फाइटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स और युद्ध सामग्री बनाना। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर समीर बी कामत हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण से संबंधित है? आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 87 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 87 भारतीय संविधान में संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह हर नए लोकसभा के प्रथम सत्र की शुरुआत में संसद को संबोधित करें। हर वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करें। इस अभिभाषण में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 85 संसद की बैठक स्थगन और विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 79 संसद की संरचना राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा और लोकसभा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न देशों में और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? आपसे पूछा है कि निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है या एकदम सही है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है या भी सही है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है या भी सही है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बीजिंग दिया हुआ है या गलत विकल्प हो जाएगा। बीजिंग तो चाइना की राजधानी है, ना कि बीजिंग जो है आपका वह जो है चाइना की राजधानी है, ना कि स्विट्जरलैंड की। बाकी सभी विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? आपसे पूछा है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी विंबलडन ओपन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विंबलडन ओपन टेनिस का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम है। यह हर साल लंदन इंग्लैंड में खेला जाता है। इसकी खासियत यह कि घास पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। बाकी ग्रैंड स्लैमों की बात करें तो फ्रेंच ओपन या क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। तो क्या ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो होता है वह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? आपसे पूछा कि केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ओणम, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओणम केरल का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध फसल कटाई का उत्सव है। यह मुख्य रूप से मलयाली लोगों द्वारा मनाया जाता है और लगभग 10 दिन तक चलता है।
केरल को गॉड्स आवन कंट्री यानी कि भगवान का अपना देश कहा जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की प्रमुख भाषा मलयालम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी। आपसे पूछा कि गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केसर ए हिंद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी को अंग्रेज सरकार ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद उनके सेवा कार्यों और सत्याग्रह आंदोलनों के लिए केसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद गांधी जी ने इस उपाधि को विरुद्ध स्वरूप त्याग दिया। केसर ए हिंद का अर्थ है भारत का सम्राट का सेवक के प्रतीक के रूप में दीजा दी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान का संसद की सदस्यता के लिए कौन सी योग्यता निर्धारित करता है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 84। संविधान से आज जो भी प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख है। संसद सदस्य चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा बनने के लिए योग्यता जो होनी चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करना हो। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 83 संसद का कार्यकाल लोकसभा 5 वर्ष, राज्यसभा स्थायी निकाय है। अनुच्छेद 82 जनगणना के बाद सीटों के पुनर्वितरण से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2001 में ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, या इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस यूएन को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसे शांति, मानवता की सेवा और वैश्विक संघर्षों के समाधान में योगदान के लिए दिया गया। पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों और विभिन्न शांति प्रयासों की सराहना के रूप में मिला। बात क्या हुई है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसके 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था। आपसे पूछा कि 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशन लाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान किशन लाल थे। सरदार सिंह भारत के फील्ड हॉकी के खिलाड़ी हैं। उन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया है। हॉकी की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी FIH है। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। मेजर ध्यानचंद हॉकी के महानतम खिलाड़ी हैं। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में आयोजित हुआ था बार्सिलोना में, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, बढ़ती का नाम जिंदगी इनमें से किस बैंक की टैगलाइन है। आपसे पूछा कि बढ़ती का नाम जिंदगी इनमें से किस बैंक की टैगलाइन है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष है 1993 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। मूल नाम था इसका UTI बैंक। 2007 में नाम बदलकर एक्सिस बैंक किया गया। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। इसका जो प्रकार या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वर्तमान MD और CEO है अमिताभ चौधरी। भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कथकली कर्नाटक या सुमेलित नहीं है। कथकली भारत के राज्य केरल की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है, न कि कर्नाटक की। यह नृत्य रूप संगीत, अभिनय और नृत्य के समन्वय और इसमें पौराणिक कथाएं का मंचन किया जाता है। कलाकार भारी पोशाक, मुखावरण और रंगीन वेशभूषा पहनते हैं।
बाकी विकल्पों की बात करें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक को भी ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश का है, और मोहिनीअट्टम केरल का है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपसे पूछा है कि ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 21 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243F के अनुसार ग्राम पंचायत या किसी भी पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यह नियम 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़े गए। इसका उद्देश्य है पंचायत स्तर पर चुने जाने वाले प्रतिनिधियों में परिपक्वता और निर्णय क्षमता हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेग नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में स्थापित किया गया और 1946 में कार्य प्रारंभ किया। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। आईसीजे का कार्य होता है देशों के बीच विवादों का निपटारा करना और कानूनी सलाह देना। बाकी विकल्पों की बात करें तो न्यूयॉर्क यहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा की सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है। जेनेवा यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ILO और UNHRC आदि के मुख्यालय हैं। पेरिस यहाँ यूनेस्को का मुख्यालय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है। आपसे पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, माजुली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 352 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन बाढ़ और कटाव कारण क्षेत्रफल घटता जा रहा है। 2016 में माजुली को असम का 35वां जिला घोषित किया गया था। असम की बात हो रही है तो यहाँ का कामाख्या देवी मंदिर प्रसिद्ध है। पूछ लिया जाता है कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है, तो असम में। असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी दिसपुर है। ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके रेलवे सेट के में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। जो भी क्वेश्चंस नहीं बन रहा है इनको नोट कर लीजिए और रिवीजन करिए। बहुत कम समय है और आपको पढ़ना बढ़िया से, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। आपने जो पढ़ा है वो सब आपके लिए परिपूर्ण है। बस आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और रिवीजन करते रहिए बिना समय गवाए। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है और इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।